मतलब कि अगर किसी की सैलरी 18,000 है तो आफ्टर 8 पे कमीशन 26,000 हो सकती है। 26,000 ही नहीं, वो 26,000 से ज्यादा हो सकती है। अभी वो 30 होगी 40 होगी, वो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट कितनी जेनरस है और आपको क्या फिटमेंट फैक्टर देती है। 6th पे कमीशन में गवर्नमेंट ने हमें दिया था 1.74 का फिटमेंट फैक्टर। तो किसी की अगर 100 रुपए पे थी तो उसको 1.74 मिलने लगी थी। ये लोग तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा जो फिटमेंट फैक्टर होगा 2.5 होगा 2.3 होगा, तो वो तो एक सपने हैं, उतनी की उम्मीद मुझे तो नहीं है। जय हिंद दोस्तों, फिनविजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के थ्रू हमारा एम है कि फाइनेंस के कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपल वे में समझाना। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 8 पे कमीशन। ये सिर्फ सैलरी बढ़ाने का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये देश के 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और 65 लाख पेंशनर के फाइनेंशियल फ्यूचर से जुड़ा है। आज हम डिस्कस करेंगे कि 8 पे कमीशन क्या है और पिछले पे कमीशन का ट्रेंड क्या रहा है, क्या सैलरी और पेंशनर में इंक्रीमेंट होगा। ऐसे बहुत से सवाल हैं, तो इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संदीप महलवार, जो कि आर्मी वेटरन भी है और फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी है। हेलो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू एंड इट्स गुड टू बी हियर। जैसा आपने बताया, जो 8th पे कमीशन है जो अभी अभी डिक्लेयर हुआ है, 16 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दिया है और जिसका इम्प्लीमेंटेशन डे 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर दैट इज 2026 है। और ये सभी सैलरीड और जो कि वर्किंग क्लास है उनको एज वेल एज पेंशनर की फाइनेंशियल सिचुएशन को और उनकी पेस को रिवाइज करेगा। ओके सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि 8 पे कमीशन क्या है और इसके अंदर क्या होता है। ओके, पे कमीशन जो है टाइम टू टाइम आते हैं और हर 10 साल में आते हैं और ये आते रहे। जब अगर हम डाटा देखें तो जब से हमें आज़ादी मिली उस साल से आज तक ये 8th पे कमीशन है। तकरीबन हमको 80 साल हुए भी नहीं है। हर 10 साल में एक पे कमीशन आता है। पिछला पे कमीशन 2016 में आया था और 2026 में ये वाला आएगा। तो पे कमीशन में जो उसका मैंडेट होता है कि पे और पेंशन को रिवाइज करना, जो एमोलमेंट्स हैं, जो अलाउंसेस हैं उनको रिवाइज करना, जो रेलिवेंट नहीं है उनको वीड आउट कर देना, और जो अगर कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है उनको फैक्टर इन करके न्यू फ्रेश पेंशन पे और पेंशन को डिसाइड करना। उनका अपना रिकमेंडेशन भेजते हैं गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट उनको अप्रूव करके वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। उस हिसाब से हमें पे मिलने लगती है। एक इसका रोल ये होता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि सर्विस कंडीशन डिफरेंट हो जाती हैं, इन्फ्लेशन हो जाता है जिसकी वजह से हमें डीए मिलता है, तो उस डीए को फैक्टर इन करके नया पे स्केल डिसाइड होता है। तो और कुछ भी नहीं होता तो पे कमीशन में कम से कम आपका डीए मर्ज हो जाता है। जैसे आज के दिन 53% डीए मिल रहा है, तो अगर आप किसी की पे 1 लाख है बेसिक पे, तो उसको 53% मिलके उसका 1,53,000 रुपये आज उसको मिल रही है। तो और कुछ भी नहीं होगा तो पे कमीशन में वो उसकी रिवाइज पे ही 1,53 हो जाएगी, 1,53,000 पर मंथ हो जाएगी 1 लाख से। तो ये पे कमीशन के रोल होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सारे सरकारी कर्मचारी इसकी तरफ देखते हैं और देखना भी चाहिए। सर, अगर हम पिछले पे कमीशन का ट्रेंड देखें तो सैलरी और पेंशन में क्या इंक्रीमेंट हुआ है? देखो, अगर हम रिसेंटली बात करें तो जो 7th पे कमीशन में आया था तो उसमें तकरीबन 2.57 का हमें फैक्टर मिला था। अगर हम फ्रॉम पे कमीशन 1 से लेके चले तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतना ही फैक्टर होता है। जो फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं वो वेरी करता है सर्विस कंडीशंस पे, इकोनॉमिक कंडीशंस पे, एज वेल एज उस टाइम पे डीए क्या रहा है। तो अगर हम टेबुलेटेड फॉर्म में दिखाएं तो ये रहा उसका डाटा, जिसमें कि जब हमारे फर्स्ट पे कमीशन आया था 1946 में, मिनिमम पे 55 रुपए थी और मैक्सिमम पे 2,000 रुपए थी। और अगले पे कमीशन जो 1957 में आया था उसमें 80 और 3,000 हो गया। जब हम कमीशन हुए थे तो हमारी बेसिक पे तकरीबन 2200 रुपए थी ऐसे सेकंड लेफ्टिनेंट, जो कि हमारी बढ़ के उस टाइम पे 8,250 हो गई थी 1997 में। तो 5th पे कमीशन में हमारी पे हो गई थी 8,000 और इसी हिसाब से 6th पे कमीशन आया और 7th पे कमीशन आया, जिसमें वेरियस फैक्टर से, जैसे कि लास्ट पे कमीशन में 7th पे कमीशन में 2.7 था फिटमेंट फैक्टर, 6th पे कमीशन में 2.6 था, उससे पहले 5th पे कमीशन में सबसे ज़्यादा 3.6 था। तो ये फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से हमारी ऐसे ऑफिसर्स और सभी की गवर्नमेंट सर्वेंट्स की पे और पेंशन बढ़ी थी। और कुछ एक चेंजेस आए थे, जैसे कि जो हमने देखे हैं कि 7th पे कमीशन में एमएसपी आया मिलिट्री सर्विस पे, उससे पहले ग्रेड पे होता था। तो ये चेंजेस आते हैं जो कि अच्छे होते हैं, मोटिवेटेड रखते हैं।
बिल्कुल। यहीं पे समझ लेते हैं एक फिटमेंट फैक्टर जिसकी काफ़ी लोग बात कर रहे हैं और कुछ लोगों को उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगला फिटमेंट फैक्टर हो सकता है 3.5 भी हो, क्योंकि पिछले बार 2.57 मिला था। पहले तो समझ लेते फिटमेंट फैक्टर क्या है। मान लीजिए आज आपकी पे अगर 1 लाख है, अगर आपको फिटमेंट फैक्टर 2 का मिलता है तो आपकी फ्रेश जो पे होगी, पे कमीशन इंप्लीमेंट होने के बाद, वो 2 लाख हो गई। तो ये इसका मतलब होता है, जो कि टेक्निकली तो डिसाइड होता है बेस्ड ऑन डीए एंड बेस्ड ऑन योर रिवाइज अलाउंसेस एंड ऑल, उसके हिसाब से डिसाइड होता है फिटमेंट फैक्टर। तो फिटमेंट फैक्टर इज जस्ट ए मल्टीप्लिकेशन कि आज आपकी पे कितनी है, उसको कितने से मल्टीप्लाई करके आपको नई पे या पेंशन मिली, तो वो आपका फिटमेंट फैक्टर होता है। मतलब कि अगर किसी की सैलरी 18,000 है तो आफ्टर 8 पे कमीशन 26,000 हो सकती है। 26,000 ही नहीं, वो 26,000 से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अगर आज भी हम देखें, अगर किसी की 18,000 पे है जो कि मिनिमम पे है, जो 7th पे कमीशन की, अगर उसको 153 का डीए मिल रहा है तो उसको 18,927 उसको 28,000 के करीब तो वैसे भी पे मिल रही है, मतलब 27,500 तो मिल रही है। तो ये तो भरोसा रखें कि अगले पे कमीशन में उससे ज़्यादा ही होगी। अभी वो 30 होगी 40 होगी, वो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट कितनी जेनरस है और आपको क्या फिटमेंट फैक्टर देती है। सर मुझे पता है कि मेरे व्यूवर्स को ये जानना होगा कि जो ये सैलरी है, ये सैलरी जो हाइक होती है, ये ओनली बेसिक पे पर होती है या अलाउंस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है? यस, जो पे कमीशन में जो हमारे रिवाइज होता है, वो आपकी पे तो होती है रिवाइज, वो आपके सारे अलाउंसेस भी होते हैं। वो अलाउंसेस रिवाइज होके उसको सेम फिटमेंट फैक्टर से भी बढ़ सकते हैं, ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। और पिछले पे कमीशन दर्शाता है कि कुछ जो अलाउंसेस होते हैं वो बंद भी हुए हैं और कुछ एडिशनल भी मिले हैं। कुछ पहले टैक्स फ्री होते थे, वो टैक्स फ्री उस पर मिलना बंद हो गया और कुछ पे टैक्स फ्री मिलने लगे। तो ये पे कमीशन एक आप ऐसा लेके चले एकदम फ्रेश कर सकता है आपका, कि जो आज तक मिलता था उसको सारे को चेंज भी कर सकता है। तो उम्मीद रखें और कुछ अच्छा ही होता है हर बार। पूरे आपके एचआरए को, आपके सिटी अलाउंस को, आपके ट्रांसपोर्ट अलाउंस को, आपके फील्ड अलाउंस को, सबको रिवाइज करता है। तो सर हम 8 पे कमीशन से कितने पे रिवीजन की उम्मीद रख सकते हैं? देखो, जो बाजार में बात चल रही है या सोशल सर्कल्स में बात चल रही है, लोग तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो 2.5 होगा, 3 होगा। तो वो तो एक सपने हैं, देखना अच्छी बात है, लेकिन लेट्स गो बैक टू लिटिल हिस्ट्री। और हिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट है 5th पे कमीशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आई थी। उसमें बोला गया था कि जैसे ही आपका डीए 50% बढ़ जाएगा तो डीए को मर्ज कर दिया जाएगा बेसिक के साथ, और उसके बाद जो डीए होगा वो रिवाइज, जो बेसिक मर्ज होने के बाद जो रिवाइज हुआ उस पे आपको डीए मिलेगा। तो वहाँ से कैलकुलेट करते हैं कि हमने पिछले पे कमीशंस में क्या मिला, और इसका डाटा मैं आपको स्लाइड में दिखा भी रहा हूँ। जो 5th पे कमीशन था जो 97 में आया था, तो उसमें बढ़ते बढ़ते 2002 में, दैट इज 1 जुलाई 2002 में उसका डीए जो है 50% से ज़्यादा हो गया था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, 2004 में जब उसका डीए 61% हो गया तो आपकी बेसिक को में वो जो 50% डीए मर्ज कर दिया, और उसके बाद वो हमें डीए मिलता रहा ऑन दी रिवाइज बेसिक। तो ये टेबल है तो जिसमें दिखाता है कि जब तक वो नेक्स्ट पे कमीशन आया 2008 में, तो तब तक हमारा डीए जो 50% प्लस 47% हो गया था। तो ऑलमोस्ट 97% अगर जीरो से काउंट करें तो उतना हो गया था। तो उस हिसाब से जो हमारा 2004 में ऑर्डर आया था कि जो डीए है 50 प्लस 11% काउंट होगा, तो 50 अगर किसी की पे 100 थी तो 150 होगी, उस पर 11% डीए मिल रहा था। और वो बढ़ते बढ़ते अगर हम 6 पे कमीशन आया जो कि इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जनवरी 2006 से, तब तक वो बढ़ते बढ़ते 24 हो गया था। तो गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया था 6th पे कमीशन में, गवर्नमेंट ने हमें दिया था 1.74 का फिटमेंट फैक्टर। तो किसी की अगर 100 रुपये पे थी तो उसको 1.74 मिलने लगी थी फ्रॉम 5th पे कमीशन टू 6th पे कमीशन। लेकिन जो हमारा एक्चुअल कितना बनता था, देखो 100 से 150 तो हो गया था हमारा 2002 में, जैसे ही 50% डीए मर्ज हुआ, तो उस पे अगर हमें 24% काउंट करें तो 150 पे 24 होता है 36, दैट इज 1.86। तो 1.86 का ही हमें फैक्टर मिला था। तो लोगों को लगा था कि बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, तो इंक्रीमेंट एक्चुअली तो नहीं हुआ था, हमें डीए ही बढ़ के मिल गया होता था। अभी आते हैं 5th पे कमीशन टू 6th पे कमीशन क्या हुआ। अभी वो दौरान था 2006 से 2016, जबकि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा था। 2016 में जब 1 जनवरी 2016 में
जो हमारा डीए स्टार्ट हुआ था 0 से फ्रॉम 2006 में 125% हो गया था। जब वो 125 हुआ था, अगर मैं इसमें सेम फॉर्मूला लगाता हूँ जो 5th to 6th पे कमीशन हुआ था, उसमें क्या था कि 50% मर्ज कर दो बेसिक में और फिर रिवाइज डीए दो। तो अगर मैं 100 से 150 हुए, 150 से जब 50% दोबारा जैसे 100% डीए क्रॉस हुआ तो 150 से 50% मिलते तो 225 हो गए होते, और फिर उस पर 25% डीए मिला, मेरा हो गया होता 281। तो मेरी पे तो बढ़नी चाहिए थी 2.81 फैक्टर से, लेकिन मेरी पे जो बढ़ी थी तकरीबन 2.53 से लेके 2.76 तक बढ़ी थी। तो इन ए वे हमें मिला तो कुल डीए मर्ज करके ही था, लेकिन उसका असर हमें ज़्यादा पड़ा था। हमें लगा था कि हमें बहुत ज़्यादा मिला है, वो इसलिए मिला था क्योंकि जब तक पे कमीशन आया था उसको इम्प्लीमेंट होते होते, इवन 5th पे कमीशन, 6th एंड 7th पे कमीशन इम्प्लीमेंट होते होते 2-2 साल हो गए थे, तो हमें एरियर मिले। दूसरा, तब तक हमारा डीए ही 15-20% तक बढ़ गया था, तो वो हमें लगा कि हमें 15 से 20% का हाइक मिला है। एक्चुअली अगर आप डाटा में जाओ तो ज़्यादा हाइक नहीं मिला था, केवल मर्जी हुआ था। तो अभी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3 का मिलेगा, 3.5 का मिलेगा, मिलना चाहिए, मिलेगा तो अच्छी बात है, मुझे भी मिलेगा, मेरी भी पेंशन बढ़ेगी। लेकिन हम अगर लॉजिकली बात करें तो आज 53% डीए है, डीए जनवरी 2025 का आने वाला है, तो 3% वो मान सकते हैं, जुलाई में फिर आएगा 3% वो, और 3% जो हमें एज्यूम करें कि भाई 1 जनवरी 2026 तक भी आ जाएगा, तो 9% डीए बढ़ेगा। तो आज के दिन 53 है तो 962 बनेगा। मान लीजिए आपको 1.65 का भी फैक्टर मिल जाए तो उतना ही मिलने की उम्मीद रख सकते हैं। 75 भी हो सकता है, 1.8 भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर रीजनेबल बात करें तो 1.65 का फैक्टर आप मान सकते हो। 1.65 से दैट इज, अगर आपकी पे या पेंशन आज 100 है तो 165 की उम्मीद रख सकते हैं, और इसी हिसाब से आपके सारे बाकी अलाउंसेस भी बढ़ जाएंगे। जिसमें कि आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस हुआ, एचआरए हुआ, फील्ड अलाउंस है, वो सब भी इसी हिसाब से बढ़ने की उम्मीद रख सकते हैं। तो उतना लॉजिकल होगा। अगर आज एक तकरीबन 28 से 30 साल के ऑफिसर को अगर 2 लाख रुपए का बेसिक मिलता है तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसका बेसिक रिवाइज होके तो 3.3 लाख बेसिक हो सकता है। सर, एक और सवाल जो पेंशनर को उम्मीद दिला रहा है, ऐसा सुनने में आया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ साथ पेंशनर को भी 8 पे कमीशन में रिवीजन कर रहे हैं, तो क्या आप थोड़ा इसको और क्लियर वे में समझाएंगे? यस, जो पे कमीशन है वो सैलरीड जो वर्किंग क्लास है एज वेल एज पेंशनर दोनों के लिए लागू है। और लोगों को भ्रम है कि इसमें ओआरओपी का क्या इफेक्ट होगा। यस, इवन पीएमआर टाइप जिनको ओआरओपी अभी तक लागू नहीं था, हालांकि अब तो एएफटी में कोर्ट केस किया था जो हम, जिसमें मैं भी शामिल था, 300 लोगों ने किया था, वो केस भी जीत गए। बट बिसाइड दैट, इवन फॉर द पीएमआर केसेस पे कमीशन इज वेरी मच एप्लीकेबल। और ओआरओपी अगर आपको नहीं भी मिल रहा है तो भी आपको फायदा ही होगा क्योंकि आपकी पे रिवाइज हो जाएगी। तो ये सबको लागू है और इसमें बेटर की ही उम्मीद रख सकते हैं। सर, 8 पे कमीशन से रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे क्या असर पड़ेगा? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है समझना बिफोर यू टेक योर पीएमआर डिसीजन। और अगर सुपर एन्युएट हो रहे हैं तो भी देखो इसमें क्या क्या रिवाइज होगा। आपकी पे रिवाइज होगी, ठीक है, पेंशन रिवाइज होगी, एक। दूसरा रिवाइज होगा आपका ग्रेचुइटी, जो कि आपको जब रिटायर होते हैं आज के दिन ग्रेचुइटी की लिमिट पहले तो 20 लाख थी टिल लास्ट ईयर, फिर वो 25 हुई, तो अभी हो सकता है वो 40-50 हो जाए। और सारे ऑफिसर्स जो रिटायर होते हैं 20-22 साल के बाद में, वो अपनी ग्रेचुइटी सीलिंग को हिट कर जाते हैं। तो ग्रेचुइटी रिवाइज होगी, जो 40 लाख की लिमिट हो सकती है, और हो सकता है 50 लाख की भी लिमिट हो जाए। अच्छा है। दूसरा है जो आपको लीव एनकैशमेंट मिलता है। आज के दिन ऑफिसर्स के केस में एमएसपी इंक्लूड नहीं होती है लीव एनकैशमेंट में, जो कि एक क्रिटिकल सा इशू है। मिलनी चाहिए थी, मिल नहीं रही। हो सकता है इस पे कमीशन में लागू हो जाए कि आपको लीव एनकैशमेंट में एमएसपी पे भी लीव एनकैशमेंट मिलेगा। 2, तीसरा है आपकी पेंशन। जब आपकी पेंशन रिवाइज होगी, जैसा मैंने एग्जांपल बताया कि आज के दिन अगर किसी ऑफिसर की 2 लाख रुपए बेसिक है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो रिटायर होता है तो उसकी पेंशन हो जाती है 1 लाख रुपए, 50%। अगर उसकी रिवाइज पे हो गई 3,30,000, अगर 1.65 फैक्टर भी लगाएं तो उसका पेंशन हो जाएगा 1,65,000। तो आपको 1,65,000 मिलेंगे। और उसी हिसाब से आप आज के दिन 1 लाख की पेंशन पे आप 50,000 कम्यूट कर सकते हो,
तब आप कम्यूट कर पाओगे अराउंड 82,000। तो आपकी कम्यूटेड कॉर्पस ज़्यादा होगा। तो क्या इसमें नुकसान होगा? नहीं। जो पे कमीशन से पहले रिटायर हो जाएगा उसको कम्यूटेड कॉर्पस कम मिलेगा, लेकिन पूरे पे डीए मिलेगा, तो आपको पेंशन ज़्यादा मिलेगी इन हैंड। और जो पे कमीशन के बाद रिटायर होगा उसको कम्यूटेड कॉर्पस ज़्यादा हो जाएगा इनकेस कम्यूट किया, और इन हैंड पेंशन कम होगी। अभी इसमें फ़ायदे का कौन सा है वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि हमारे कैलकुलेशन से हिसाब से कम्यूटेशन इज़ बेटर। अगर आप ज़्यादा कम्यूट कर लोगे तो ज़्यादा टैक्स फ्री आ जाएगा आपके पास, क्योंकि कम्यूटेशन अमाउंट टैक्स फ्री होता है, और इन हैंड पेंशन कम आएगी तो कम टैक्स पे करोगे। तो ये एक बेनिफिट होगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। इसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी रिवाइज हो सकती हैं। इसी सवाल को मैं एक और एग्जाम्पल से लेता हूँ जो मैंने बाकी उसमें भी लिया हुआ है, उसका स्लाइड भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर एक आर्मी ऑफिसर जो 54 साल में रिटायर हो रहा है, उसका बेसिक पे आज के दिन, जबकि प्री पे कमीशन जो 8th पे कमीशन से पहले अगर उसका बेसिक 2,05,000 रुपये है, तो उसको एमएसपी मिलता है 15,500। तो उसका आज के दिन रिटायरिंग पेंशन होगी 1,08,000, और उसका 53% डीए मिलता है, तो उसका हो जाता है 1,65,240 रुपये की आज उसको पेंशन मिलेगी। मान लीजिए पे कमीशन आ जाता है इसी टाइम पे, और पे कमीशन आपको फैक्टर दे देता है 1.65 का, तो आपका रिवाइज पे हो जाएगी स्ट्रेट अवे 1.65 से मल्टीप्लाई करो तो 3,30,825। आपका एमएसपी भी अगर सेम उससे रिवाइज हुआ तो होगा 25,575। तो आपकी सर्विस पेंशन हो जाएगी 1,78,000। अभी उस पे आपको डीए मिलेगा, मान लीजिए उस टाइम पे 0 है वो, तो आपको आपकी मंथली पेंशन होगी 1,78,200। प्रायर टू दिस यू वर ड्रॉइंग ए पेंशन ऑफ ओनली 1,65,240। तो ये बढ़ गई। अभी इसके साथ साथ अगर आपने कम्यूट किया प्री पे कमीशन सेम अमाउंट पे, सेम पे स्केल पे, तो आपको कम्यूटेड कॉर्पस जैसे कि स्लाइड में दिखाया है वो 55,90,296 हो गया। ग्रेचुइटी आपकी क्योंकि 25 लाख की लिमिट है, माइनस 1,20,000 चले जाते हैं आपके ECHS के, तो 23,80,000 मिलेगा। AGI मेच्योरिटी बेनिफिट जो 15 से 17 लाख रुपए मिलते हैं, और लीव एनकैशमेंट आपका हो जाएगा 30,07,500 रुपये। तो आपको टोटल मिले 1,74,77,000 के करीब आपको मिला, प्लस वॉट एवर योर DSOPs। और इस केस में आपकी पेंशन होगी, क्योंकि आपने कम्यूट किया है, तो 1,65,240 में से 54,000 जो इक्विवेलेंट आपने कम्यूट किया है वो माइनस हो जाएगा। अगर आप सेम डीए के हिसाब से और सेम टाइम पे आप पोस्ट पे कमीशन जाते हैं, जब पे कमीशन आ गया तो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो जाएंगे, कम्यूटेड कॉर्पस बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी आप कम्यूट कर पाओगे 89,100 रुपीज़। तो कम्यूटेड कॉर्पस हो जाएगा 92,23,288 रुपीज़। ग्रेचुइटी मान लीजिए अगर वो 45-40 भी हो गई, तो आपको ग्रेचुइटी में बढ़ जाएंगे, आपके अमाउंट हो जाएगा 33,44,000 रुपये। देन AGI मेच्योरिटी वो तो चेंज नहीं होंगे। लीव एनकैशमेंट में आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि एमएसपी हो सकता है मिलने लगे आपको, वो 35,64,000 हो जाएगी। तो टोटल कॉर्पस जो आपको मिलेगा वो पोस्ट पे कमीशन हो सकता है 1,76,31,288 प्लस वॉट एवर DSOP। ठीक है। और क्योंकि आपने अभी कम्यूट जो कॉर्पस किया है वो 89,100 से किया है, तो उतनी माइनस हो जाएगी आपकी मंथली पेंशन से। तो आपको मंथली पेंशन हो सकता है 1,24,000 मिलने लगे, इन केस यू गेट ए फिटमेंट फैक्टर ऑफ 1.65 एज फॉर टुडे। टेक होम पे कम हो जाएगी और कम्यूटेड कॉर्पस ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपने कम्यूट कम किया तो आपको कम्यूटेड कॉर्पस कम हो गया और मंथली पेंशन ज़्यादा हो गई। सर, अगर कोई PMR लेना चाहता है तो उसे पे कमीशन का वेट करना चाहिए या उसे अभी ले लेना चाहिए? देखो, ये डिसीजन जो है आपने अपने पर्सनल लेवल पे लेना है, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम थोड़ा सा कर सकते हैं। देखो, अगर आपके पास 20 साल हो गए और आपके पास बाहर अपॉर्चुनिटी, पहले तो देखो फौज से बेटर जॉब कोई नहीं है। बिल्कुल। अगर आपने जॉब करनी है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा यहीं पे कंटिन्यू रखो, लेकिन फिर भी आपका पर्सनल डिसीजन है। अगर आपने डिसाइड किया है छोड़ के जाना, अगर आपके पास बाहर कोई अपॉर्चुनिटी है तो वो जरूरी नहीं है कि आपका 2 साल वेट करे। अगर वेट कर ले तो आप वेट कर लो, और हो सके तो वेट कर लो पे कमीशन का, क्योंकि 1 साल ही बाकी है। लेकिन पे कमीशन में हमने ये देखा है, हिस्टोरिकल डाटा बताता है कि जितने भी पुराने पे कमीशन आए तो लागू तो हुआ, जैसे 2016 वाला 7th पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से लागू हो गया, लेकिन आया तो वो 2016 के एंड में था और इम्प्लीमेंट तो वो 2017 में हुआ। तो क्या आप उतना वेट कर पाओगे? दूसरा है आपको डिफरेंस कितना है, जैसे पे रिवाइज होगा
पेंशन रिवाइज होगा तो आपको पेंशन नए स्केल से लगेगा। बिल्कुल। ग्रेचुइटी रिवाइज होगा, वो आपको रिवाइज ग्रेचुइटी, तो अगर आपने 1 जनवरी से पहले रिटायर हो गए तो वो तो शायद आपको नहीं मिलेगा। लीव एनकैशमेंट का अगर एमएसपी इंक्लूड हो गया वो शायद नहीं मिलेगा। तो ये अगर मोटा मोटा हिसाब लगा के चले तो 15 लाख का आपको नुकसान हो सकता है इन केस यू रिटायर बिफोर 1 जनवरी ऑफ 2026 और आफ्टर दैट। तीसरा होगा कि आपका कम्यूटेड कॉर्पस अभी कम आएगा और पेंशन ज्यादा आएगी तो उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा, क्योंकि कम्यूटेड कॉर्पस टैक्स फ्री आता है। अगर आप 1 जनवरी के बाद जाते हो तो आपको कम्यूटेड कॉर्पस ज़्यादा आप कम्यूट कर सकते हो तो ज़्यादा आ जाएगा, इन हैंड पेंशन कम आएगी तो आपको कम टैक्स लगेगा। तो 15 लाख का आपको डिफरेंस पड़ सकता है, प्लेन अंडरस्टैंडिंग। अभी गवर्नमेंट ने क्या रूल चेंज कर दिए, कुछ रूल चेंज कर दिए, वो तो वही टाइम बताएगा। तो अगर अभी क्या 10-11 महीने तो बचे हुए, अगर डिले कर सकते हो तो कर लो, बट ऐसा भी ना हो कि आप यहाँ पे अटके रहें और जो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है बाहर तब तक वो मिस कर जाए। तो वो आपने एनालाइज करना है, पर्सनल सिचुएशन है तो आपने पर्सनल डिसीजन अपने सोच विचार से लेना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ ज़्यादा नुकसान हो सकता है, या आप जो 1 जनवरी के बाद में रिटायर होगा उसको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, एरियर का क्वेश्चन हो सकता है। सर अगर 8 पे कमीशन आ जाता है तो गवर्नमेंट पे कितना फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा? अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो 7th पे कमीशन का जो इम्पैक्ट था तकरीबन 1 लाख करोड़ था, और अभी क्योंकि पेंशन बढ़ गई है, पे बढ़ गए हैं सबके, तब से तो हम डबल पे बैठे हैं, तो मान सकते हैं हम 1.5 से 2 लाख करोड़ का गवर्नमेंट पे एक्सपेंडिचर आ सकता है। सही, ये तो काफी बड़ा अमाउंट है। क्या गवर्नमेंट इसे अफोर्ड कर पाएगी? यस, गवर्नमेंट बिल्कुल अफोर्ड कर पाएगी। हमारी सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, फिस्कल डेफिसिट एंड फिस्कल कंडीशन गवर्नमेंट की, इंडियन सरकार की काफ़ी अच्छी है। सर एक और क्वेश्चन है, जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी इसका बेनिफिट मिलेगा? देखो, डायरेक्ट 8 पे कमीशन का तो ही सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली उनको भी मिलेगा, क्योंकि जैसे ही सेंट्रल पे कमीशन डिसाइड होता है स्टेट पे कमीशन भी रिवाइज हो जाते हैं 5-6 महीने या साल भर में, सारे स्टेट गवर्नमेंट में भी रिवाइज हो जाता है और जनरली उसी स्केल के हिसाब से हो जाता है। तो ये सभी को बेनिफिट होगा। सर 8 पे कमीशन से मार्केट और इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ेगा? हिस्ट्री बताती है कि जब जब पे कमीशन आया तब तक कुछ चीजें मार्केट में हुई। तो वो पहले तो जब हमारे पास सैलरी क्लास के पास या पेंशनर के पास ज्यादा पैसे आता है तो क्या करेगा उसको, वो ज्यादा सेविंग करेगा, ज्यादा खर्च करेगा, अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को बेटर करेगा। तो ये पैसा आना तो मार्केट में ही है। जब आपको ज्यादा गवर्नमेंट पैसा देगी तो पहले तो गवर्नमेंट इस हाथ से आपको दे रही है तो उस हाथ से टैक्स भी लेगी, एक तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू बढ़ गया, बिल्कुल खर्चा बढ़ा, साथ में रेवेन्यू बढ़ गया। दूसरा है, जब ये पैसा आया तो हमने कंज्यूमरिज्म का ज़माना है तो हम ज़्यादा खर्च करेंगे तो मार्केट ज़्यादा वाइब्रेंट होगी, ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम होगी, तो स्टॉक प्राइसेस में पॉजिटिव असर आएगा। और जब हम पे बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, देखो हम ज़्यादा कपड़े खरीदते हैं, ज़्यादा चीज़ें बाहर खाते हैं, बाहर खाने का स्कोप हो जाता है, अपनी गाड़ी को अपग्रेड करते हैं और अपने घर को रिनोवेट करते हैं या नया घर भी खरीदते हैं। तो ये सब चीज़ें मार्केट साइकिल के लिए पॉजिटिव है। तो मार्केट में पॉजिटिव वाइब्रेंसी आएगी, डायनेमिज्म आएगा और मार्केट ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि जब जब पे कमीशन आए हैं पुराने, मार्केट में पॉजिटिव असर पड़ा है। तो अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो कंज्यूमरिज्म का ज़माना है, तो कंज्यूमर गुड्स में या जो कंज्यूमर सेक्टर है वो उसमें तो बिल्कुल पॉजिटिव असर पड़ेगा। सर आपका फाइनल मैसेज क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए? देखो 8 पे कमीशन सभी के लिए पॉजिटिव है। मैं पेंशनर हूँ, मुझे भी पॉजिटिव है, आप अगर वर्किंग है तो आपके लिए भी पॉजिटिव है। लेकिन लोग बात कर रहे हैं कि पिछली बार 2.57 का या कुछ ऐसे फैक्टर मिला था ऑफिसर्स को, इस बार भी उतना मिलेगा। पिछले बार का डीए बहुत ज़्यादा था, जब हमारा 125% डीए होता था, आज के दिन डीए है 53%। तो उतने की उम्मीद मुझे तो नहीं है, मिल जाएगा तो अच्छी बात है। 1.65 1.7 का ही फैक्टर हमको मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पे नहीं हुई बढ़ी। अगर हमें 1.65 का भी फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो भी हमारी पे 12 से 15% बढ़ जाएगी। क्यों? एक तो जब डीए का डबल इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि पहले डीए मिलता है 1 पे, अभी 1.65 1.7 पे मिलेगा। दूसरा, हमारा एचआरए भी बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी बढ़ेगा, फील्ड अलाउंस भी बढ़ेगा और सारे अलाउंसेस बढ़ेंगे। तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत पॉजिटिव होगा। ये हमारे लिए पॉजिटिव है,
पेंशनर के लिए पॉजिटिव है, सैलरीड के लिए पॉजिटिव है, मार्केट के लिए भी पॉजिटिव है। ओके। तो अच्छा डिसीजन है और मैं तो चाहूंगा कि गवर्नमेंट जितना दे देगी उतना अच्छा, बिल्कुल। एंड हमारे लाइफ स्टैंडर्ड और अच्छे होंगे और अच्छी लाइफ बीतेगी। बिल्कुल। एंड अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। ओके सर, आपने जो इंसाइट्स दिए हैं वो हमारे लिसनर्स के लिए काफ़ी वैल्यूएबल हैं और अब उनको समझ में आ गया होगा कि 8 पे कमीशन क्या है। इसका अनाउंसमेंट 16 जैन 2025 में हुआ और इम्प्लीमेंट इसका 1 जैन 2026 में होगा। करेक्ट। इसका मेन एम है कि इन्फ्लेशन को न्यूट्रलाइज करना और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की फाइनेंशियल वेलबींग इंश्योर करना। यस, ये हमारी लाइफ ना कि वेलबींग बल्कि हमारी लाइफस्टाइल को बेटर ही करेगा। बिल्कुल। काफ़ी उम्मीदें हैं गवर्नमेंट से। हाँ जी। एंड मैं तो चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मिले। बिल्कुल। थैंक यू सर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग।